बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुताल्लिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और पाकिस्तान के मसाइल का हल ये प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिर्फ बुरा नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, जिसमें हमारी एक बड़ी सनत कालीन साजी की सनत भी है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी कालीन साजी की सनत है। पाकिस्तान में हाथ से कालीन बनाने की सनत दुनिया की तीसरी बड़ी सनत है, जिसके अंदर 10 लाख से ज़ायद अफराद बरसरे रोजगार हैं। और इस सनत ने सन 2001-2 के अंदर 249 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला कमाया, जो गुज़िश्ता साल कम होकर 170 मिलियन डॉलर तक रह गया, जिसकी एक बड़ी वजह आलमी सतह पर फसाद बाजारी भी है। जबकि पाकिस्तान के अंदर चंद वजूहात की बुनियाद पर रोज़ बरोज़ इसकी पैदावार में और वर्क फोर्स के अंदर कमी वाक़ होती चली जा रही है। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर हाथ से बनने वाले कालीन की सनत के मुतालिक है। हम आज के प्रोग्राम में उन उमूर का जायज़ा लेंगे कि जिनके ज़रिए हम अपनी इस गिरती हुई सनत को संभाला देकर लोगों को रोज़गार दे सकें और पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम कर सकें। और हमें इसी सिलसिले में आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शेख खालिद साहब। आप चेयरमैन हैं कारपेट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर बने हुए हाथ से बुने कारपेट जो हैं, उसकी आलमी सतह पर क्या खासियत है? पाकिस्तान के हाथ के बने हुए कालीन आलमी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये अपनी किस्म के बेहतरीन कालीनों में शुमार होते हैं। अच्छा। इनके डिज़ाइन और इनकी रंगमेज़ी इतनी खूबसूरत और क्वालिटी इतनी अच्छी बनाई जाती है कि दुनिया में इनको बहुत पसंद किया जाता है। और लोग अपने घरों को सजाने के लिए इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपने घरों को खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए ये कालीन बड़ी खुशी से ख़रीदते हैं और बाकायदा पाकिस्तान के कालीन पाकिस्तान का नाम लेके फ़रोख्त होते हैं। यानी कि ये वो आइटम है जो मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ फ़रोख्त होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अब पिछली कोई 2 दहाइयों से पाकिस्तान के नाम के साथ फ़रोख्त होते हैं। इससे पेशतर किसी ज़माने में जब ईरानी कालीनों का बहुत बोलबाला था, उस ज़माने में पाकिस्तानी कालीनों को वहाँ के इंपोर्टर ईरानी करके बेचते थे। अच्छा। मगर ग्रेजुअली जैसे जैसे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर दुनिया में मुख्तलिफ़ जगह पर जाने लगे, उन्होंने अपने माल को इस तरह वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि वो पाकिस्तान के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ठीक है शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो बड़े 2 कंपटीटर्स हैं, एक तो वो है ईरान और दूसरा है हमारा मुल्क भारत। हम इन 2 कंपटीटर्स के साथ दुनिया में मेयार के लिहाज से कहाँ पर स्टैंड करते हैं? हमारे कालीन दुनिया में भारत से हमारे कालीन बहुत अच्छे गिने जाते हैं। अच्छा, भारत से हमारे कालीन अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी क्वालिटियों में हमारे कालीन रानी कालीनों से भी बेहतर हैं। वो किस तरह? वो क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? वो क्वालिटी हैं हमारी, जो एक 16-16 क्वालिटी और 16-18 क्वालिटी जो हम डबल नॉट में बनाते हैं। अच्छा। उसकी जो शीन और फिनिश और रंगमेज़ी हम बनाते हैं, वो जो दुनिया में इस वक्त कलर कॉम्बिनेशन चल रहा है जी, उसके मुताबिक बनाते हैं। ईरान वाले हार्ड कलर्स में उनका एक स्टाइल है, वो उसी स्टाइल के ऊपर, ट्रेडिशनल स्टाइल के ऊपर डार्क कलर के कालीन रवायती तौर पर उनके रंग हैं। हाँ जी, वो रवायती कलर यानी कि सुर्ख रंग ज़्यादा देखा जाता है। वो रवायती कलर के कालीन बनाते हैं। हम दुनिया के कलर कॉम्बिनेशन जो वक्त के मुताबिक होते हैं, हमारे कालीन उनके मुताबिक बने होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और भारत का अगर हम जिक्र करें तो भारत भी अच्छे कालीन बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्वालिटी वाइज पाकिस्तान का कालीन उनसे बहुत बेहतर है। चमक के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से हमारी नॉट्स पर स्क्वायर इंच उनसे बहुत बेहतर होती हैं, हमारी फिनिश उनसे
बहुत अच्छी होती है। अच्छा। मगर वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट में हमसे बहुत आगे हैं। तो सस्ते कालीन जो कम कीमत के कालीन हैं वो काफ़ी तादाद में वो बनाते हैं, उनका मुकाबला उस फील्ड में हम नहीं कर सकते। यानी कि हम मयार में उनसे बेहतर हैं, मिकदार में नहीं। मिकदार में नहीं है। ठीक है शेख साहब, और ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कालीन बन रहे हैं, हम उसका मयार आप लोग किस तरह तय करते हैं? अगर कोई शख्स कालीन लेना चाहता है तो उन्हें उसकी कीमत का अंदाज़ा उसे किस चीज़ से हो सकेगा कि किस तरह वो उसके मयार और उसकी कीमत को जान सके? वो एक कालीन का जी एक बेसिक है, ये कालीन बनता है गिरा लगा के, जिसको हम कहते हैं नॉट पर स्क्वायर इंच। जितनी नॉट्स पर स्क्वायर इंच एक कालीन में ज़्यादा होंगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी है, और उसी नॉट्स के बेस के ऊपर उसकी प्राइस भी का भी तयन होता है। जितनी नॉट ज़्यादा होंगी उतनी कालीन की कीमत ज़्यादा होगी, और उतना वो ज़्यादा ड्यूरेबल और उतना ही खूबसूरत बनेगा। अच्छा। अगर नॉट्स कम होंगी तो फूल इतने क्लियर नहीं बनेंगे। ठीक। नॉट्स जितनी ज़्यादा होंगी, फंदे से फंदा मिल के जब एक लाइन बनती है तो वो नुमायाँ हो जाती है, और उसमें फिर कलरों का जो आपस में मिलाप है वो वाज़िया हो जाता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है, बड़े अच्छे हमारे पास क्राफ्ट्समैन हैं जो कालीन को नक्शे के मुताबिक बनाते हैं। उसके बाद उसकी फिनिश के लिए बेहतरीन वॉशिंग का इंतज़ाम है, क्लिपिंग बहुत अच्छी है, और फिनिशिंग करके दुनिया में जब हम कालीन बेचते हैं तो वो बहुत पसंद किए जाते हैं। शेख साहब, पाकिस्तान की जो हाथ से बनी हुई सनत है, ये दुनिया की तीसरी बड़ी हाथ से बुनने वाली कालीन की सनत है। पाकिस्तान में जो कालीन बनता है वो टोटली पाकिस्तान में बनता है या हमें कहीं से कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ते हैं उसके कुछ अज्जा? नहीं, जहाँ तक तो रॉ मटेरियल का ताल्लुक है जी, 90% रॉ मटेरियल जो ऊन है वो पाकिस्तान से ही मिल जाती है। ठीक है। तकरीबन 10% के करीब ऊन जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं इराक से, सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वहाँ पे जो ऊन होती है वो ज़रा लंबे रेशे की होती है। अच्छा। और जो हैंडस्पन वूल बनानी होती है जो आजकल के कालीनों में काफ़ी मकबूल है, वो ऊन बनाने के लिए हमें ऊन इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है। और जो बेसिक रॉ मटेरियल है इसका वो ऊन ही है। उसके अलावा कॉटन है। कॉटन तो हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की मेहरबानी से बेइंतहा पैदा होती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की पैदा होती है। हम चौथे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉटन के दुनिया में। ठीक है। आपने दो चीज़ें बताई, एक तो कॉटन इसके लिए ज़रूरत है और दूसरी इसके लिए है ऊन की ज़रूरत, दूसरी ऊन की ज़रूरत है। जी। अच्छा, ये बात है कि आप देखने में आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऊन हासिल की जाती है वो रवायती तरीके कैंची से काट कर भेड़ के ऊपर से उतारी जाती है, जिसकी वजह से 25% से ज़ायद ऊन जो है वो भेड़ के ऊपर ही रह जाती है, जिससे ना सिर्फ उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है, जबकि ऊन के रेशा जो है उसकी भी लेंथ छोटी हो जाती है, जो उसकी कीमत कम कर देती है। शेख साहब, क्या वजह है कि हम अब तक जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर सके? इसमें आप एक्सपोर्टर्स का कसूर मानेंगे, इसके अंदर आप आड़ती का कसूर मानेंगे कि जिसने उनको ये सिखाया ही नहीं कि अगर आप मशीन से वही ऊन उतारेंगे तो आपकी 25% ऊन भी बढ़ जाएगी, आपका रेशा बड़े होने की वजह से उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और मुल्क की सतह पर हमें ऊन इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर कैंची से भेड़ से ऊन काटते हैं तो उसकी अगर लेंथ कम हो जाती है तो वो ऊन की वो वैल्यू ही नहीं रहती, क्योंकि ऊन के रेशे की वैल्यू है जितनी ज़्यादा उसकी लंबाई है वो उतना अच्छा उससे धागा बनेगा। ठीक। और धागा अच्छा बनेगा तो उतना अच्छा कालीन बनेगा। जितने लंबे रेशे की ऊन होगी उतना ही वो कालीन ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। ठीक है। अब ये जो लोग कैंची से भेड़ की ऊन को तराशते हैं, उसकी शेयरिंग कैंची से करते हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि उन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो मंडियों में आड़तियों के साथ है। ठीक। और आड़ती लोग उन लोगों को समझाते भी हैं, मगर चूंकि वो लोग ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उनको एहसास नहीं है कि अगर हम इस तरह का काम ना करें तो ये हमारे लिए बेहतर है। उसके बावजूद ग्रेजुअली आस्ता आस्ता लोगों को समझ आ रही है कि जी बेहतर तरीके से ऊन की शेयरिंग की जाए, मशीन के साथ की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा रेशा हासिल किया जाए ताकि अच्छी ऊन बन के, अच्छा धागा बन के
और वो जहाँ जहाँ कालीन में इस्तेमाल होती है या किसी और चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है तो वो एक मजबूत प्रोडक्ट पैदा करेगी। अच्छा शेख साहब, ये जो ऊन है इससे स्वेटर ज़्यादा बुनती हैं या फिर कालीन के अंदर इस्तेमाल होती है? पाकिस्तान की ऊन है ना जी, वो कालीन के लिए बेहतरीन ऊन है। ठीक है। क्योंकि ये ऊन जिसको सादी जुबान में कहते हैं, ये एक जानदार धागा है। ठीक है, जानदार रेशा इसका बना हुआ धागा कालीन में बड़ा अच्छा, कालीन का जो इम्पैक्ट है ना, उसकी जो थिकनेस है जी और कम्पैक्टनेस है, उसके ऊपर बिल्कुल सही फिट आता है। ठीक है। और उसके बने हुए कालीन में चमक भी बहुत आती है। अच्छा। जब कालीन बनाने के बाद कालीन वॉश होता है जी, और ये ऊन बहुत चमक देती है और उसकी शीन की वजह से ही हमारे कालीन दुनिया में मशहूर है। ठीक है। शेख साहब, ये कीमत है कालीन की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है पाकिस्तानी कालीन का, अगर हम जिक्र करें तो? देखें जी, दुनिया में अगर दुनिया के मांग के मुताबिक जाए ना जी, तो दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सस्ते कालीन खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल है, जितनी उसकी कीमत खरीद होगी उस हिसाब से खरीदेंगे। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं कि हमने आया बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बनानी है, ठीक है, बगैर ये देखे हुए कि उसका कोई गाहक भी मौजूद है। हाँ, सबसे पहले तो बात यही है। या हमने वो चीज़ बनानी है जिसका गाहक मौजूद है। तो पाकिस्तान में दो तरह के कालीन बन रहे हैं। अच्छा। जो मांग के मुताबिक हैं और फिर क्वालिटी में भी अपनी किस्म के आला कालीन बनाए जाते हैं जो बेचने में तो थोड़े स्लो होते हैं। हाँ जी। मगर मुल्क का नाम उन्हीं से होता है। ठीक। तो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट प्राइस है जी, वो $30 स्क्वायर मीटर से लेके तो तकरीबन $300 स्क्वायर मीटर तक जाती है। अच्छा। और इससे अच्छी क्वालिटी के भी कालीन बनते हैं, मगर वो बहुत कम तादाद में होते हैं। तो जो एवरेज हमारी एक्सपोर्ट प्राइस है ना, वो कोई तकरीबन $85-90 के करीब आ जाती है। ठीक है। जो प्रोडक्ट यहाँ से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है उसकी एवरेज प्राइस यहाँ जाती है। और आजकल जो ज़्यादातर कालीन बन रहे हैं को राउंड अबाउट $100 से $120 स्क्वायर मीटर पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी जो है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शेख साहब से ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कालीन बनाने की सनत है, हम इस सनत को किस तरह परवान चढ़ा सकते हैं, इससे लोगों को किस तरह रोज़गार दे सकते हैं, और इससे किस तरह हम पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के साथ साथ ज़र्रे मुबादला कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया बना सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा।